brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। आज कहानी तो है लेकिन कुछ दूसरे अंदाज में। उसकी वजह यह है कि आज थोड़ी देर बाद मैं आपको एक चेहरा दिखाऊंगा, बड़ा ही ख़ास चेहरा। बड़ा पुराना रिश्ता रहा है हम दोनों का, साथ में काम किया है और कुछ शौक़ भी हैं। उनको भी स्पोर्ट्स का शौक़, मुझे भी क्रिकेट का, क्राइम का। लेकिन उनसे मिलाऊं और पूरी कहानी और बातचीत आगे बढ़ाऊं, आपको एक कहानी सुनाता हूं। ये कहानी 190 साल पुरानी है, 190 ईयर्स एगो। तब दिल्ली में अंग्रेज़ों की हुकूमत हुआ करती थी और जो कश्मीरी गेट आजकल दिल्ली में बस अड्डे के नाम से मशहूर है, उसी कश्मीरी गेट के पास एक बंगला हुआ करता था। ये विशाल बंगला था। उस वक्त इसको मिनी राष्ट्रपति भवन भी आप कह सकते थे। इस बंगले में दिल्ली के रेजिडेंट अफसर रहा करते थे। तब रेजिडेंट अफसर वो होता था जैसे आज के दौर में एलजी या लेफ्टिनेंट गवर्नर आप कह लीजिए। तो उस वक्त जो रेजिडेंट अफसर थे उनका नाम था विलियम फ्रेजर। 1835 की बात ही है, 1835 की। विलियम फ्रेजर दिल्ली के सबसे बड़े एक तरह से अफसर हुआ करते थे अंग्रेज़ों की हुकूमत में, जैसे वैसे आज एलजी होते हैं। 1835 में एक शाम एक पार्टी थी। विलियम फ्रेजर दिल्ली के रेजिडेंट, यानी कि दिल्ली के नंबर 1 सिटीज़न, उस पार्टी से लौट रहे थे। उन्होंने काफ़ी ड्रिंक भी कर रखी थी। उस वक्त ये जो आज के दौर में हम गाड़ियाँ और कारें देखते हैं, इसका चलन नहीं था। तब बड़े लोग बग्घियों में बैठकर निकला करते थे। विलियम फ्रेजर भी बग्घी में बैठकर उस पार्टी से अपने घर मेटकॉफ हाउस, जो उस वक्त ये जो बंगला था उसका नाम था, दिल्ली में एक तरह से एक ये पता हुआ करता था, मेटकॉफ हाउस, जैसे आज एलजी हाउस है, कि यहाँ दिल्ली के सबसे बड़े अफसर रहते हैं। तो मेटकॉफ हाउस के लिए वापस उस पार्टी से आ रहे थे बग्घी में। जैसे ही मेटकॉफ हाउस के दरवाजे पर पहुँचते हैं विलियम फ्रेजर, अचानक घोड़े पर एक शख्स आता है, बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में। घोड़ा भी उस वक्त चलन में था क्योंकि गाड़ियाँ तो होती नहीं थी। घोड़े पर बैठा हुआ वो शख्स, उसके चेहरे पर नकाब। वो शायद इंतज़ार कर रहा था विलियम फ्रेजर का कि वो बग्घी से उतरें। ठीक मेटकॉफ हाउस के दरवाजे पर वो बग्घी से जैसे ही उतरते हैं, घोड़े पर बैठा नकाबपोश एक के बाद एक 3 फायर करता है। ये तीनों गोली विलियम फ्रेजर यानी दिल्ली के रेजिडेंट अफसर को लगती है। बाद में अस्पताल ले जाया जाता है लेकिन उनकी मौत हो जाती है। अब दिल्ली के सबसे बड़े अफसर की, वो भी एक अंग्रेज़, और उसका मर्डर। हंगामा मच जाता है। उस वक्त ब्रिटेन तक ये खबर पहुंचती है क्योंकि कोई छोटे मोटे अफसर नहीं थे विलियम फ्रेजर। बाद में अब इसकी जांच होती है। जो डिप्टी रेजिडेंट थे उस वक्त दिल्ली के विलियम फ्रेजर के अंडर में, उनका नाम था टीटी मेटकॉफ। अब टीटी मेटकॉफ दिल्ली का चार्ज लेते हैं और फ़ौरन एक इंक्वायरी का आदेश देते हैं। 2 अफसरों को इस मर्डर केस की इंक्वायरी सौंपी जाती है। उनमें से एक थे साइमन फ्रेजर, जो उस वक्त दिल्ली सिटी के मजिस्ट्रेट थे, और दूसरे थे जॉन लॉरेंस, जो कि पानीपत के मजिस्ट्रेट थे। अब इन 2 मजिस्ट्रेट के ज़िम्मे दिल्ली के रेजिडेंट यानी विलियम फ्रेजर के कत्ल की साजिश को सुलझाना था। जांच शुरू होती है, धीरे धीरे वक्त बीतता है। अखबारों में तब भी ये सुर्खियां थी। इसी दौरान कुछ वक्त के बाद जो ज़ीरो इन होता है इस मर्डर केस को लेकर, वो दिल्ली के आसपास, जैसे आज गुरुग्राम है या बाकी शहर हैं, तो दिल्ली के इर्द गिर्द अलग अलग सारी रियासतें हुआ करती थी। छोटे छोटे राजा, नवाब, वो ये सब रियासतें चलाते थे। तो उसी वक्त ये जो गुड़गांव या गुरुगांव पहले, या गुरुग्राम का जो पूरा इलाका है, ये एक रियासत था जिसमें 2 लोग अलग अलग, मतलब कई राजा थे, उसमें से 2 की मैं ख़ास तौर पर बात करूँगा। तो उनके हवाले ये सारी रियासत हुआ करती थी। एक का नाम था शमशुद्दीन। इंक्वायरी अचानक पहुंचती है। शमशुद्दीन जो उस वक्त के नवाब थे उनकी तरफ घूम जाती है, शक का पूरा दायरा। उसकी वजह ये थी कि ये कहानी सामने आती कि विलियम फ्रेजर का एक इंडियन महिला के साथ अफेयर था और इत्तेफाक से वो लेडी शमशुद्दीन की रियासत की थी और वो वहाँ के नवाब थे, और शमशुद्दीन का भी उस महिला के साथ करीबी रिश्ता रहा। तो फिर ये बनाया गया कि ये इसी रिश्ते की वजह से ये खून हुआ। दूसरा ये भी था कि जो उस वक्त रेजिडेंट थे विलियम फ्रेजर, उनकी इस शमशुद्दीन की रियासत पर नज़र थी। वो चाहते थे कि उनकी सारी ज़मीन, रियासत दिल्ली के हिस्से में शामिल कर लें।
पूरी इंक्वायरी खत्म होती, 2 मजिस्ट्रेट की इंक्वायरी के बाद शमशुद्दीन को बुलाया जाता है दिल्ली धोखे से, और फिर उन्हें बताया जाता है कि आपको विलियम फ्रेजर के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया जाता है। साथ ही उनके एक सहयोगी और साथी, उनको भी गिरफ्तार किया जाता है। और इसके बाद इन दोनों लोगों को, जो सहयोगी थे करीम खान नाम उनका, 4 महीने से भी कम वक्त में सितंबर 1835 में पहले करीम को फांसी दी जाती है, और उसके ठीक 1 महीने बाद अक्टूबर 1835 में शमशुद्दीन जो कि नवाब थे उनको फांसी दे दी जाती है, और कहा जाता है ये केस क्लोज। मोटिव ये बताया गया कि विलियम फ्रेजर का शमशुद्दीन की हिरासत में रहने वाली एक महिला के साथ रिश्ता था, और शमशुद्दीन को इसी बात पर गुस्सा आया। उसने अपने ख़ास करीम खान को भेजा, और जो घोड़े पर बैठा हुआ शूटर था वो शायद करीम खान था, और इसीलिए उसने गोली मारी। दोनों को फांसी दे दी गई। कायदे से केस क्लोज हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। खुद अंग्रेज़ी हुकूमत, अंग्रेज़ों ने लंदन में बैठकर इंग्लिश न्यूज़पेपर में जो सारी स्टोरी छपी, उसके बाद ये सवाल उठाया था, केस मेटकाफ हाउस मर्डर केस की जांच कभी सही से नहीं हुई, सही कातिल नहीं पकड़ा गया, गलत ट्रायल हुआ, गलत 2 लोगों को फांसी दी गई, और ये सब कुछ एक अंग्रेज़ अफसर की साजिश का नतीजा था। ये तो आपको मैंने शॉर्ट में कहानी सुनाई। अब ये बुक है इस वक्त मेरे हाथ में, मेटकाफ हाउस। मेटकाफ हाउस 1835 के कत्ल की साजिश और साजिश में लिपटी मोहब्बत की एक दास्तान। और सबसे खूबसूरत चीज़ इस किताब की है, नीचे ही लिखा हुआ नाम, गोपाल शुक्ला। अब इस नाम से बाहर सीधे लाइव उनका आपको चेहरा दिखाते हैं। ये रहे गोपाल शुक्ला। बहुत खूबसूरत किताब लिखी है गोपाल तुमने। थैंक यू। कैसे लिख लेते हो? आपसे ही सीखा है। इतने दिनों साथ में हम लोगों ने काम किया, क्राइम के तमाम पहलुओं को आपने समझाया, सिखाया, बताया, क्योंकि हम तो पहले खेल के हुआ करते थे। हाँ, लेकिन तुमने बहुत खेल खेला। हाँ, खेल खेलते रहे, लेकिन अचानक एक ज़िंदगी मौत का खेल भी आपके संगत में रहते हुए सीखा थोड़ा बहुत। लेकिन उसकी बारीकियों ने हमको कई चीज़ों को समझने का मौका दिया, और उसके बाद कालांतर में चीज़ें धीरे धीरे सामने आती गई, कहानी सामने आई, फिर किरदार सामने आए, और फिर जब सबको इकट्ठा किया और तो एक कहानी बन गई। भैया एक चीज़ की तारीफ करूंगा, और मुझे अफसोस भी इस बात का होगा, ये एक बेहतरीन मर्डर मिस्ट्री थी। बेशक 190 ईयर्स अगो, 190 साल पहले 1835 में, 2035 में 200 साल पूरे हो जाएंगे। ये कहानी कभी मेरी नज़र से नहीं गुजरी कि एक ऐसा मर्डर जो दिल्ली के उस वक्त के सबसे VIP एड्रेस के गेट के बाहर घोड़े पे सवार एक शूटर आता है और दिल्ली के सबसे बड़े अफसर को गोली मारकर चला जाता है। और इस कहानी में वो सारे एलिमेंट हैं जो एक क्राइम की स्टोरी को बहुत खूबसूरत बनाती हैं। तो ये कहानी, ये स्टोरी पहली बार कहाँ मिली थी? ये मुझे नहीं मिली। ये बहुत छोटी सी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, और शायद आपको याद भी होगा कि 2014 में जब हम लोग वारदात के कार्यक्रम को निकाला करते थे, दोपहर में अक्सर हम आपसे बीच में छुट्टी लेकर किसी कवि गोष्ठी में या किसी बुक लॉन्च में हम चले जाते थे। तो उसी दौरान मेरी एक मशहूर लेखक हैं असगर वजह साहब, तो उनकी 5 किताबें हिंदू कॉलेज में लॉन्च हो रही थी, और मुझे इत्तेफाक से उसका इनविटेशन मिला था, और मैंने आपसे परमिशन लेके बाकायदा हम वहाँ गए थे। और इत्तेफाक से जब हम लोग लौट रहे थे तो हम लोग एक ही गाड़ी में थे, और यूनिवर्सिटी से निकलते वक्त कश्मीरी गेट वाले रास्ते से हम लोग राजघाट वाले रास्ते से नोएडा आ रहे थे। तो बाएं हाथ में ये मेटकाफ हाउस पड़ता है, और उन्होंने चूँकि उससे पहले मेरा परिचय पूछ लिया था, तो मैंने उनको जब अपने बारे में जितनी भी लंबी चौड़ी हो सकती है, जो एक बाल कह सकते हैं कि बचपने में हो जाता है, तो हमने उनके सामने अपनी लंबी चौड़ी कहानी बता दी कि साहब हम क्राइम देखते हैं और ये देखते हैं वो देखते हैं। तो उन्होंने हमसे एक ही सवाल पूछा कि इस दिल्ली का सबसे बड़ा या सबसे इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरी कौन सी है। अब मेरी नज़र में उस समय तक 2 केस जो थे वो शायद सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे। एक तो गीता चोपड़ा और संजय चोपड़ा वाला, जो कि वेल रिनॉल्ड था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं उससे भी पहले। तो उससे पहले मेरी नज़र में सिर्फ महात्मा गांधी का मर्डर था, जो एक पॉलिटिकल मर्डर भी था और बहुत बड़ी घटना भी थी दिल्ली के अंदर। मुझे उससे पहले की कोई भी घटना नहीं ऐसी कोई याद थी।
तब वो हंसे, मुस्कुराए और उन्होंने इस कहानी का सिरा पकड़ाया। फिर रास्ते में मेटकाफ हाउस भी दिखाया। हाँ, उन्होंने उसी मेटकाफ हाउस को दिखाते हुए कि ये मेटकाफ हाउस है और यहाँ पर एक मर्डर हुआ था। अभी मेटकाफ हाउस में क्या है? इस समय मेटकाफ हाउस में DRDO का दफ्तर है। अच्छा। और अब वो पब्लिक डिफेंस रिसर्च हाँ, डेवलपमेंट। जी हाँ, अब वो पब्लिक एक्सेस के लिए बंद है। लेकिन करीब 1990 के आसपास ये पब्लिक एक्सेस था इसका, या ये कह सकते हैं कि अंदर जो बैंक वगैरह हैं, उनकी ब्रांचेस वगैरह हैं, तो उसके जो कस्टमर्स हैं उनको एक्सेस मिलता है एक लिमिटेड एरिया तक जाने के लिए। और मुझे इत्तेफाक से थोड़ा सा मौका अच्छा मिला कि वहाँ के जो PRO थे उनसे मेरी जान पहचान निकली और मैंने उनके थ्रू इस मेन बिल्डिंग को अपनी नंगी आंखों से देखा है। तो उस वक्त जो था 1835 में या उसके बाद में 1900 तक शायद ये वैसे ही था, उसके बाद भी रहा, आज भी उसी सूरत हालत में है या? करीब करीब, लेकिन काफ़ी हद तक बदल गया क्योंकि अंदर बहुत से और बिल्डिंग्स बना दी गई हैं। जो मेन बिल्डिंग है उसका स्ट्रक्चर तो सेम है, लेकिन बाकी और बिल्डिंगें बना दी गई हैं। किताब को लिखने से पहले कभी ये सोचा कि अच्छा ये जो मर्डर हुआ था उस वक्त, इसकी भी तो पुलिस में FIR दर्ज हुई होगी, तो वो थाना कौन सा था या उस वक्त? मैंने पता किया था, उस समय दिल्ली में कोई थाना नहीं थाना नहीं हुआ करता। था। उस समय दिल्ली में पुलिस चौकी भी नहीं थी, केवल सिपाही होते थे। और चूंकि ये जो कश्मीरी गेट वाला इलाका है ये कैंट इलाका था और यहीं पे अंग्रेज़ों की पूरी छावनी होती थी, तो अंग्रेज़ों के जो भी सिपाही और वो सब यहीं आसपास होते थे। इसीलिए स्पेशली मजिस्ट्रेट जो जॉन लॉरेंस है उनको पानीपत से यहाँ पे बुलाया गया था। उसके पीछे 2 रीज़न थे। एक तो वो बहुत अच्छे इन्वेस्टिगेटर भी थे और उस ज़माने में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो घोड़ा। जिस घोड़े को लेकर मतलब घोड़ा उनका मेन वकील होता था या मेन सवारी होती थी, तो घोड़े के बारे में उनकी सबसे अच्छी मालूमात थी। और इसमें जो एक इंटरेस्टिंग बात है जो शायद हम कहानी के इंट्रोडक्शन में कहना बताना भूल गए, कि इसमें एक उल्टी नाल का किस्सा है कि जब जो मर्डर था, जो नकाबपोश था, उसने अपने घोड़े की नाल को उल्टा कर दिया था। अच्छा। वो इसलिए ताकि पता ना चले, के पैर में लगाया ताकि हाँ, जो नाल जो घोड़े के खुर में लगाया था उसको उल्टा कर दिया था, ताकि कि किसी भी इन्वेस्टिगेशन को बाद में अगर देखे तो उसको ये ना अंदाज़ा लगे कि घोड़ा आ रहा था या जा रहा था। अच्छा, जैसे आप आज के ज़माने में, क्योंकि उस वक्त तो फिंगरप्रिंट भी नहीं हुआ करता था जी, तो उस वक्त घोड़े के नाल या घोड़े के पाँव के जरिए आप काफ़ी हद तक पता कर सकते हैं कि किस डायरेक्शन में कौन आया कौन। हाँ, तो उसको उसने नाल को उल्टा कर दिया था, जिसकी वजह से घोड़े की मतलब जो रास्ते में जो पहचान, जो छाप बन रही थी, वो कंफ्यूज कर रही थी, वो गुमराह कर रही थी। तो उसको उन्होंने किस तरह से फाइंड आउट किया, वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग। कैसे पता चला था कि ये घोड़े का डायरेक्शन उल्टा दिखाने के लिए नाल को उल्टा किया? बहुत अच्छा सवाल है और बहुत अच्छा इसका जो हमको अपनी रिसर्च में मिला। मेटकाफ हाउस की मिस्टर मेटकाफ की, TT मेटकाफ की एक डायरी मिली थी हमको। उस डायरी में उन्होंने पूरी घटना का जिक्र किया हुआ है। वहाँ पे एक यमुना पार के इलाके में एक छोटी सी बस्ती थी जो बंजारों की बस्ती थी, और उस बंजारों की बस्ती को बसाया था विलियम फ्रेजर ने। तो वहाँ पे जो कुछ लोग थे उनको ये कह सकते हैं कि ये उनके अंदर का एक हुनर था कि वो घोड़े के खुर और उसकी मिट्टी को सूंघ कर वो घोड़े की मतलब नस्ल तक बताने की हैसियत रखते थे। तो उसी में एक कैरेक्टर निकल के आया था वीरभान, और उसने वो किसी भी तरीके से जॉन लॉरेंस के पास तक आया या जॉन लॉरेंस उसके पास तक पहुँचे, और फिर उसने जिस तरीके से वो पूरी रास्ते को इन्वेस्टिगेट किया, अपनी आँखों से खंगाला, वो एक बहुत इंटरेस्टिंग पहलू है, जहाँ से पहला क्लू मिला था कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। शायद कातिल ने कुछ इस तरह की हेरा फेरी की है जिसकी वजह से हम कंफ्यूज हो जाए, या जो भी इन्वेस्टिगेट करे वो कंफ्यूज हो जाए। तो वो एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग पहलू है। वहाँ से पहली बार जॉन लॉरेंस को लगा कि यहाँ नाल जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। जैसे आज के दौर में है ना कि गाड़ियाँ वाड़ियाँ के नंबर प्लेट CCTV से हम पहुँच जाते हैं जी। तो उस वक्त ये पता चला था कि ये घोड़ा कहाँ से आया था, कौन था, किसका? हाँ, ये बहुत आखिरी तक इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन चलती रही, और बाकी अगर आपको ये सारी जानकारी ले, ऐसी बात है, होशियार हो गए तुम भी, एक बुक राइटर लिखा तो खुलासा नहीं करोगे। पर ये जो मैं पूरा पढ़ रहा था, पूरी बुक मैंने पढ़ ली, 4 महीने के अंदर इंक्वायरी कंप्लीट, 4 महीने के अंदर फांसी पे भी लटका दिया, बल्कि एक को तो 3 ही महीने में लटका दिया, दूसरे को 4थे महीने में।
इतनी जल्दी मतलब सब कुछ कैसे निपट गया? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और इसी सवाल ने हमको इस कहानी की तरफ खींचा भी कि जब मेरी असगर बजाज साहब से बात हो रही थी तो उस समय मेरे जहन में जो केस चल रहा था वो चल रहा था आरुषि वाला, क्योंकि उसको 6 साल हो गए थे और केस कंप्लीट नहीं हो रहा था। कभी मतलब कातिल नहीं मिल रहा था, कभी तमाम तरह के पहलू निकल रहे थे। और मेरे दिमाग में जब उन्होंने पूरी कहानी का सिरा हमको पकड़ाया तो उन्होंने कहा कि 4 महीने में उसको फांसी पे लटका दिया गया और खुलेआम फांसी दी गई थी। तो मेरा सबसे पहला सवाल था कि आखिर उन्होंने इतनी जल्दी इन्वेस्टिगेशन की कैसे? भाई उस समय कोई इक्विपमेंट्स नहीं, कोई आपके पास रफ्तार वाली कोई व्हीकल नहीं, आपने इतनी जल्दी सारे इन्वेस्टिगेशन कैसे कर डाले? तो ये मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग बात थी। उसको खंगालने में मुझे सबसे ज़्यादा मेहनत भी लगी और वहाँ से पता चला कि किस तरीके से उन्होंने कहानी को अपने तरीके से आगे बढ़ाया और इन्वेस्टिगेशन को अब एक सिरे तक पहुँचाया। इस केस में कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स या दस्तावेज है जिसमें ये पता चल सके कि जो फांसी दी गई 2 लोगों को, शमसुद्दीन और करीम, इन्होंने कभी अपना क्राइम एक्सेप्ट किया? नहीं, ये इसके लिए बाकायदा डॉक्यूमेंट है। नेशनल आर्काइव में आपको बाकायदा डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे। मेरे पास नंबर इस समय नहीं लिखा हुआ लेकिन है, वो सारे नंबर्स हैं, वो फाइल हैं अलग अलग। उन फाइलों में पूरी डिटेलिंग लिखी हुई है कि किस तरीके से इनकी तरफ से मुकदमे को डिफेंड किया गया और किस तरह से अंग्रेज़ों की तरफ से इस मुकदमे को पूरा प्लान किया गया। बट इन्होंने कभी अपना जुर्म कबूल किया? दोनों ने नहीं किया, दोनों। लेकिन उनके ऊपर पूरी तरह से फोर्स किया जा रहा था कि आप मुकदमा एक्सेप्ट कर लें। तो इस कत्ल के पीछे मतलब बहुत गहरी साजिश थी? बिल्कुल, दोनों तरफ से। दोनों तरफ से, क्योंकि अगर जिसने भी कत्ल करवाया उसकी भी बड़ी अच्छी प्लानिंग थी और जब इन लोगों ने इन्वेस्टिगेट करके चीज़ों को आगे बढ़ाया तो इनकी तरफ से भी कुछ ना कुछ अच्छी कॉन्स्पिरेसी हुई जिसकी वजह से मामला जो है वो एक सस्पेंस में क्रिएट हो गया। जब इन दोनों को फांसी दी गई इसके बाद ये मामला कि फेयर ट्रायल नहीं हुआ, सही ट्रायल नहीं हुआ, सही मौका टाइम नहीं दिया गया, लंदन तक में ये आवाज़ क्यों उठी? लंदन तक में एक्चुअली में उस समय कलकत्ता से 2-3 अखबार छपते थे जिसके अंग्रेज़ों के कुछ करस्पॉन्डेंट्स थे और एक रॉबर्ट करके एक करस्पॉन्डेंट था जो बाकायदा शमसुद्दीन की फांसी देखने के लिए कलकत्ता से आया था। अच्छा। और इत्तेफाक देखिए कि वो उसका जिक्र है इसमें कि वो जो रिपोर्टर था वो रिपोर्टर उसी सेल में रखा गया था जिसमें शमसुद्दीन थे और रात में 2 बजे तक या मतलब आधी रात के बाद तक वो दोनों आपस में बात करते रहे। लेकिन जब शब्बा खैर करके शमसुद्दीन सोने जा रहा था तब उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मैं सोने जा रहा हूँ, मेरा नाम शमसुद्दीन है और कल मुझे फांसी होने वाली है। तो वो उसके बाद वो अंग्रेज़ रिपोर्टर सो ही नहीं पाया और उसने लाइव देखा था और उसके बाद उसने जो जिस तरीके से सारी रिपोर्टिंग की तो वो कलकत्ता के अखबारों में छपी और वही रिपोर्टिंग लंदन के अखबारों में, उस समय के टाइम्स और ऑब्जर्वर और एक और अखबार था ईस्ट कुछ करके था, उस अखबार में लाइव रिपोर्टिंग देखी, नॉट लाइव रिपोर्टिंग लेकिन हाँ वो रिपोर्टिंग रिपोर्ट की होगी। तो उसने उस फांसी के वक्त को क्या कैसे डिस्क्राइब किया था? उसने पूरा डिस्क्राइब किया कि किस तरह से पब्लिक वहाँ पे हजार लोग। कहाँ पे फांसी हुई थी? फतेहपुरी मस्जिद के पास खुला मैदान, चांदनी चौक के लास्ट में। बिल्कुल वहाँ पे जो मजरू का टीला जहाँ पे जिस आजकल है वो इलाके में खुला मैदान हुआ करता था। तो वहाँ पे बाकायदा मचान बनाया गया, उसमें फांसी का तख्ता लगाया गया था और उसमें हज़ारों लोगों के सामने फांसी दी गई थी। और जिस वक्त शमसुद्दीन को फांसी दी जा रही थी सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि पुलिस मेरठ से 12,000 सिपाहियों की बाकायदा टुकड़ी मंगाई गई थी कि किसी भी तरीके का कोई बलवा हो तो उसको कंट्रोल किया जा सके। लोगों ने विरोध नहीं किया था? अंग्रेज इतना ज़्यादा डरे हुए थे। तो इसका कोई विरोध हुआ था उस वक्त? विरोध छुटपुट होने की गुंजाइश तो थी लेकिन हो नहीं पाया, उसको अंग्रेज़ों ने सप्रेस कर लिया था। आखिरी सवाल, चूंकि ये कहा कि फेयर ट्रायल नहीं हुआ, दोनों ने एक्सेप्ट भी नहीं किया कत्ल, और तुमने चूँकि किताब लिखी है, पूरी स्टडी की, रिसर्च की, तो मैं जानना चाहूँगा कि क्या इन दोनों को सही सज़ा मिली थी, और नहीं तो फिर इस कहानी का क्लाइमैक्स कौन है, असली कातिल कौन? असली कातिल के लिए तो आपको किताब पढ़नी पड़ेगी। अच्छा, मैं तो पढ़ चुका, लेकिन अच्छा हाँ। तो क्राइम तक फैमिली मेंबर बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, और मैं इसलिए भी मेरे लिए यह है कि एक 190 साल पुराना मर्डर केस जो मुझे खुद पता नहीं था, जब गोपाल ने ये किताब लिखी तब पता चला, और जिस तरीके से इसका ट्रायल हुआ और जैसे मर्डर हुआ, जो पूरे क्राइम सीन है ना, वो अपने आप में बड़ा थ्रिलिंग है। और फिर आखिर में ये केस कहाँ पर जाकर रुकता है
और क्लाइमेक्स क्या होता है उसको जानने के लिए ये मेटकाफ हाउस, गोपाल शुक्ला पढ़िए। और ये शायद कहाँ, अमेजन पे है? अमेजन पर भी है, फ्लिपकार्ट पर भी है। अच्छा हाँ, इसमें एक छोटा सा एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बता दें। हाँ। कि इसमें शमसुद्दीन के खिलाफ जो कुछ गवाहियों का जिक्र अंग्रेज़ों ने किया है, उसमें एक नाम है मिर्ज़ा गालिब का। वाह, अच्छा, वो भी तो दिल्ली से ही थे जी। तो सोचिए कि इस मर्डर केस में गालिब साहब भी हैं, मिर्ज़ा गालिब, मिर्ज़ा असदुल्ला खान साहब गालिब साहब। तो इंटरेस्टिंग किताब है, अमेजन पे भी है और फ्लिपकार्ट पे भी है। पढ़िए, पढ़ने के बाद अपनी राय दीजिए और गोपाल शुक्ला का हौसला भी बढ़ाइए, इसे वैसे ही प्यार दीजिए। तो थैंक यू सो मच और ऑल द बेस्ट गोपाल। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी ये किताब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, पढ़ें। इस क्राइम थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री, इसमें मोहब्बत भी है, साजिश भी है, अंग्रेज़ भी। तो इसी के साथ कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।